नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे योग कारक ग्रह। योग कारक ग्रह क्या होता है, कैसे फल देता है, क्या किसी जन्म कुंडली में कोई अकेला ग्रह भी योग कारक हो सकता है या नहीं, इन सभी बिंदुओं की चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे और अपनी ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले योग कारक ग्रह। देखिएगा कि जब भी जन्म कुंडली में कोई ग्रह केंद्र तथा त्रिकोण दोनों का स्वामित्व रखता है तो वह योग कारक ग्रह माना जाता है। अर्थात कोई ग्रह जब केंद्र तथा त्रिकोण दोनों का स्वामी हो जाए तो वह कुंडली के लिए योग कारक ग्रह माना जाएगा। और योग कारक ग्रह अपने दशा पीरियड में शुभ फलदायी होता है, अच्छे परिणाम देता है। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में केंद्र भाव कौन से हैं, त्रिकोण भाव कौन से हैं। पहले इस चीज को देखते हैं। देखिएगा, हमारी जन्म कुंडली में 1, 4, 7, 10 यह केंद्र भाव होते हैं। केंद्र भाव 1, 4, 7, 10। उसके बाद त्रिकोण भाव 1, 5, 9, 1, 5, 9 यह त्रिकोण भाव होते हैं। और आपने देखा होगा कि पहला भाव केंद्र में भी आ रहा है और त्रिकोण में भी आ रहा है। तो पहले भाव पर केंद्र और त्रिकोण दोनों का प्रभाव होता है। और अब हमें देखना है कि प्रत्येक लग्न कुंडली में प्रत्येक लग्न के लिए कौन सा ग्रह योग कारक हो सकता है। अब उस ग्रह को देखते हैं कि जो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामित्व रखता है, तभी वह योग कारक ग्रह माना जाएगा। यहां पर हम अकेले योग कारक ग्रह की बात कर रहे हैं कि क्या कोई ग्रह अकेला ग्रह भी योग कारक हो सकता है। देखिएगा, सबसे पहले देखेंगे मेष लग्न की कुंडली में, क्योंकि यहां पर प्रत्येक लग्न को देखना होगा, तभी हम जांच पाएंगे, तभी हम देख पाएंगे कि कौन सा ग्रह योग कारक हो सकता है। देखिएगा, एक मेष लग्न की कुंडली बनाते हैं। यहां पर ग्रह नहीं लिखे जाएंगे, केवल राशियां लिखी जाएंगी, क्योंकि हम केवल स्वामित्व को देख रहे हैं। और जो ग्रह केंद्र तथा त्रिकोण दोनों का स्वामित्व रखेगा वह योग कारक ग्रह माना जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखिए, सबसे पहले लग्नेश को देखते हैं, पहले भाव के स्वामी को देखते हैं। जो राशि पहले भाव में हो उस ग्रह को देखते हैं। यहां पर पहले भाव में मेष राशि, अर्थात लग्नेश कौन हो गए? मंगल महाराज हो गए। हमने आपको बताया था कि जो पहला भाव है केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामित्व रखता है। मंगल यहां पर लग्नेश भी है, अष्टमेश भी है, परंतु लग्न भाव के स्वामी होने की वजह से लग्न पर दोनों प्रभाव हैं, केंद्र के भी हैं और त्रिकोण के भी हैं। तो मंगल यहां पर योग कारक ग्रह के रूप में आएंगे। तो सबसे पहले मंगल महाराज मेष लग्न के लिए। उसके बाद देखिए, केंद्र और त्रिकोण दोनों को चेक कीजिए। अगर कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी बनता है तो वो है योग कारक ग्रह के रूप में माना जाएगा। चंद्र महाराज केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण के नहीं है। सूर्य महाराज त्रिकोण के स्वामी है, केंद्र के नहीं है। शुक्र महाराज केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण के नहीं है। गुरु महाराज त्रिकोण के स्वामी है, केंद्र के नहीं है। शनि महाराज केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण के नहीं है। इसी वजह से मेष लग्न में केवल अकेले योग कारक रूप में मंगल महाराज माने जाएंगे। उसके बाद में इसी प्रकार से वृषभ लग्न को देखते हैं। देखिएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10 11 12 1। सबसे पहले लग्नेश योग कारक ग्रह के रूप में होंगे, तो वृषभ लग्न के जो स्वामी शुक्र महाराज होंगे, शुक्र महाराज वृषभ लग्न में सबसे पहले योग कारक ग्रह के रूप में आएंगे। उसके बाद देखिए सूर्य महाराज केवल केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण के नहीं है। बुध महाराज यहां पर त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र के नहीं है। मंगल महाराज यहां पर केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण के नहीं है। शनिदेव केंद्र के स्वामी भी हैं और त्रिकोण के स्वामी भी हैं, तो शनि महाराज भी यहां पर योग कारक रूप में माने जाएंगे। तो वृषभ लग्न के लिए अकेले रूप में अगर योग कारक ग्रह कहें तो वह शुक्र तथा शनि महाराज होंगे। उसके बाद में मिथुन लग्न देखिए, मिथुन लग्न देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। मिथुन लग्न में सबसे पहले लग्नेश बुध महाराज योग कारक होंगे। उसके बाद देखिए बुध महाराज यहां पर केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं, अर्थात लग्न के स्वामी भी हैं और केंद्र चौथे भाव के स्वामी भी हैं, तो बुध महाराज को हमने ले लिया। उसके बाद शुक्र महाराज यहां पर त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र के नहीं है। गुरु महाराज यहां पर दो केंद्रों के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी नहीं है। शनि महाराज त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र के स्वामी नहीं है। तो यहां पर केवल बुध महाराज योग कारक ग्रह के रूप में माने जाएंगे। उसके बाद अगली कर्क लग्न देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 और 3। कर्क लग्न में देखेंगे सबसे पहले लग्नेश चंद्र योग कारक होंगे अकेले ग्रह के रूप में। उसके बाद शुक्र महाराज यहां पर केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण के नहीं। और मंगल महाराज यहां पर त्रिकोण तथा केंद्र दोनों के स्वामी हैं, क्योंकि पंचम तथा दशम दोनों के स्वामी होकर योग कारक ग्रह के रूप में मंगल महाराज भी आएंगे। उसके बाद में शनि महाराज केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण के नहीं है। उसके बाद गुरु महाराज त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र के नहीं है। और मंगल को हमने ले ही लिया है कि मंगल यहां पर केंद्र व त्रिकोण दोनों के स्वामी है। तो कर्क लग्न में अकेले रूप में कोई योग कारक ग्रह होगा तो चंद्र व मंगल होंगे। उसके बाद हम सिंह लग्न देखते हैं। सिंह लग्न में देखिए लग्नेश सूर्य महाराज योग कारक ग्रह होंगे। उसके बाद में फिर मंगल महाराज देखिए यहां पर केंद्र के स्वामी भी हैं, त्रिकोण के भी हैं, तो मंगल महाराज आ गए। उसके बाद में गुरु महाराज त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र के नहीं है। शनि महाराज केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण के नहीं है। शुक्र महाराज केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण के नहीं है। तो दो प्लैनेट, केवल दो ग्रह सूर्य महाराज और मंगल महाराज सिंह लग्न के लिए योग कारक ग्रह के रूप में माने जाएंगे। उसके बाद में अगली लग्न देखिए 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5। सबसे पहले लग्नेश बुध योग कारक ग्रह के रूप में होंगे। उसके बाद में गुरु महाराज यहाँ पे दो केंद्रों के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी नहीं है। शनि महाराज त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र के नहीं है। और फिर देखिए शुक्र महाराज यहाँ पर त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र के नहीं है। बुध महाराज हमने लग्नेश, और बुध महाराज लग्नेश भी हैं, तो इसीलिए यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण दोनों का प्रभाव रहेगा। तो कन्या लग्न के लिए बुध महाराज अकेले योग कारक ग्रह के रूप में माने जाएंगे। उसके बाद में तुला लग्न देखिए 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। तुला लग्न में सबसे पहले शुक्र महाराज लग्नेश योग कारक ग्रह के रूप में आएंगे। उसके बाद में शनि महाराज देखिए केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं, तो शनि महाराज भी आ गए। उसके बाद मंगल देखिए केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण के नहीं है। बुध महाराज त्रिकोण के स्वामी है, केंद्र के नहीं है। चंद्र महाराज केवल केंद्र के स्वामी हैं। तो यहाँ पर तुला लग्न के लिए शुक्र व शनि योग कारक ग्रह के रूप में आए। उसके बाद अगली वृश्चिक लग्न देखिए 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। वृश्चिक लग्न में सबसे पहले लग्नेश मंगल योग कारक ग्रह के रूप में होंगे।
क्योंकि लग्न पर केंद्र और त्रिकोण दोनों का प्रभाव है। यहाँ उसके बाद शनि महाराज केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण के नहीं है। गुरु महाराज त्रिकोण के स्वामी है, केंद्र के नहीं है। शुक्र महाराज केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण के नहीं है। चंद्र महाराज है, त्रिकोण के स्वामी है, केंद्र के नहीं है। उसके बाद सूर्य महाराज केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण के नहीं। इसी प्रकार से वृश्चिक लग्न में केवल अकेले मंगल योग कारक ग्रह के रूप में आएंगे। अगर अकेला कोई ग्रह होगा योग कारक तो वह है मंगल होगा। उसके बाद में 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। धनु लग्न में देखिए सबसे पहले लग्नेश गुरु महाराज, यह अकेले योग कारक ग्रह के रूप में आएंगे। उसके बाद में गुरु महाराज हो गए। मंगल यहां पर त्रिकोण के स्वामी है, केंद्र के नहीं है। बुध महाराज 2 केंद्रों के स्वामी है, त्रिकोण के नहीं है। सूर्य महाराज त्रिकोण के स्वामी है, केंद्र के नहीं है। तो धनु लग्न के अंदर केवल अकेले गुरु अकेले योग कारक ग्रह के रूप में होंगे। उसके बाद में अगली लग्न देखते हैं मकर लग्न। मकर लग्न 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मकर लग्न के लिए देखिए सबसे पहले योग कारक ग्रह के रूप में शनि महाराज आएंगे, क्योंकि शनि महाराज यहाँ पर लग्नेश है। उसके बाद देखिए मंगल महाराज केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण के नहीं है। शुक्र महाराज त्रिकोण के स्वामी भी हैं, केंद्र के भी हैं, तो शुक्र महाराज को भी यहाँ पर योग कारक ग्रह के रूप में ले लेंगे। उसके बाद चंद्र महाराज देखिए, चंद्र महाराज यहाँ पर केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण के नहीं है। फिर बुध महाराज को देखा बुध महाराज, फिर बुध महाराज को देखा बुध महाराज यहाँ पर त्रिकोण के स्वामी है, केंद्र के नहीं है। शुक्र महाराज को हमने ले लिया है कि वह केंद्र तथा त्रिकोण दोनों के स्वामी है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि प्रत्येक लग्न में क्या कोई अकेला ग्रह भी योग कारक हो सकता है या नहीं। उस अकेले ग्रह को, उस योग कारक ग्रह को हम प्रत्येक लग्न में देख रहे हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं कुंभ लग्न की। देखिए कुंभ लग्न देखिए 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुंभ लग्न में सबसे पहले शनि महाराज लग्नेश हैं, इसलिए योग कारक ग्रह के रूप में आएंगे। उसके बाद देखिए शुक्र महाराज केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं, शुक्र महाराज आ गए। उसके बाद देखिए बुध महाराज यहाँ पर त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र के नहीं हैं। सूर्य महाराज केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण के नहीं है। शुक्र महाराज हमने ले लिया है, केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं। मंगल महाराज यहाँ पर केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण के नहीं है। तो कुंभ लग्न में शनि और शुक्र महाराज ये ही योग कारक ग्रह के रूप में माने जाएंगे। उसके बाद में हम अगली मीन लग्न देखते हैं। देखिएगा मीन लग्न में योग कारक ग्रह 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मीन लग्न में देखें सबसे पहले लग्नेश गुरु को लेंगे, गुरु महाराज योग कारक होंगे। उसके बाद देखिएगा बुध महाराज यहां पर 2 केंद्रों के स्वामी हैं, त्रिकोण के नहीं है। चंद्र महाराज त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र के नहीं है। उसके बाद में मंगल महाराज यहां पर त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र के नहीं है। गुरु महाराज यहां पर हमने गुरु महाराज को पहले ही लग्नेश होने की वजह से योग कारक ले लिया है। तो मीन लग्न में गुरु महाराज अकेले योग कारक ग्रह में माने जाएंगे। हमने यहां पर मेष से लेकर मीन लग्न सभी 12 लग्नों में आपको बताया कि योग कारक ग्रह कौन बन सकता है, क्या कोई ग्रह अकेला योग कारक हो सकता है। और हमने बताया हां कि अकेला ग्रह योग कारक हो सकता है कि अगर उस पर केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामित्व हो तो वह अकेला ग्रह भी किसी कुंडली में योग कारक हो सकता है। योग कारक ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में, अपने दशा पीरियड में शुभदायी फल देता है, लाभकारी होता है। तो यहां पर हमने चर्चा करी कि योग कारक ग्रह, हमने आपको बताया कि योग कारक ग्रह क्या होता है, क्या अकेला ग्रह भी योग कारक हो सकता है। तो यस,
हो सकता है अगर उसके पास में केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामित्व हो।